Today again I'm with a very special person. He is very senior Congress leader and National General Secretary of All India Congress Committee. Yes, I'm with Shri Digvijay Singh. Digvijay ji, welcome to my show. थैंक यू। तेलंगाना, एक रॉयल तेलंगाना और ये जो इशू बना है सीमांध्रा, पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस की और जो लोकल लीडरशिप है स्टेट में, वहाँ दोनों में कहीं वैचारिक मतभेद है। ऐसा क्यों है? तेलंगाना का इतिहास आपको मालूम है। जी ये बहुत पुरानी मांग है कि एक पृथक राज्य होना चाहिए तेलंगाना का। जी और पहले राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी सिफारिश की थी कि तेलंगाना का राज्य होना चाहिए जी और ये मांग निरंतर चलती रही। 2004 के इलेक्शन में पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन जो मिलकर हुए आंध्र प्रदेश में, जी वहाँ हमने तेलंगाना राज्य बनाने का और सेकेंड रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाने का वादा किया था। जी और तब से लेकर आज तक इस मामले में समय समय पर मांग उठती रही है। कांग्रेस ने उसको समर्थन भी किया। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएगी। ऑल पार्टी मीटिंग में लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया। जी केवल सीपीआई ने इसका समर्थन नहीं किया और कांग्रेस पार्टी आखिरी पार्टी थी जिसने कि इसको समर्थन दिया, जी क्योंकि आम सहमति थी। लेकिन उसके बाद निर्णय हो जाने के बाद वाईएसआर कांग्रेस ने और टीडीपी ने अपना नज़रिया बदल लिया, स्टैंड चेंज किया। अपना स्टैंड चेंज कर लिया, जिसकी वजह से हमको अब दिक्कत आ रही है। जी इसी बीच में तेलंगाना और सीमा आंध्रा के लोगों में एक दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से एक खाई पैदा हो गई है। जी बिल्कुल। जिसको हम लोग पाटने की कोशिश करते हैं। फिर रायलसीमा के 2 जिलों ने, वहाँ के प्रतिनिधियों ने ये मांग की कि वे तेलंगाना में शामिल होना चाहते हैं और ये प्रस्ताव जीओएम के सामने था। जीओएम के सामने सारी बातें आई और जीओएम ने इसे फिर सोच विचार कर जो भी निर्णय लिया हो वो कैबिनेट को पुटअप किया और कैबिनेट ने राष्ट्रपति जी को भेजा है। राष्ट्रपति जी शायद आज या कल में जी जी आंध्र प्रदेश असेंबली को एक निश्चित समय में उस पर अपने कमेंट्स भेजने के लिए बुलवा लिया। इसमें रेजोल्यूशन पास होने की ज़रूरत नहीं है, केवल कमेंट्स मांगे जाते हैं और हर विधायक को और विधायक दल को ये बात अपनी कहने का अधिकार है। तो ये प्रक्रिया अभी है। इसमें जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है, जी क्योंकि एक बाइफरकेशन एक परिवार में बंटवारे के समान होता है, तो इसलिए हर व्यक्ति को खुश नहीं किया जा सकता। जी जी फिर भी हमारा ये प्रयास रहा है कि सीमा आंध्रा के लोगों को हर प्रकार से ऐसी सुविधा दी जाए जिससे कि उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। इसमें मुझे हम लोग 10 साल के लिए कॉमन कैपिटल हैदराबाद को मान रहे हैं। इस प्रकार के टैक्स कंसेशंस भी हमने उन्हें वादा किया है और साथ में हम लोगों ने पोलावरम को नेशनल प्रोजेक्ट भी डिक्लेयर किया है। अलग से राजधानी जो बनेगी उसके लिए पूरा फंडिंग भी सरकार करेगी। ऐसे इस बात की पूरी कोशिश की गई है कि रोजगार में, पढ़ाई में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में हर प्रकार की सुविधा सीमा आंध्रा के लोगों के लिए पर्याप्त हो, इस प्रकार की कोशिश की जाए। यूनियन टेरिटरी, इसकी एक डिमांड है जो मैंने जो लोकल लीडर्स से बात की, कांग्रेस के लीडर्स से, जो अभी यहाँ मंत्री भी हैं केंद्र में, तो उनकी तरफ से एक डिमांड था कि अगर यूटी बना दिया जाए हैदराबाद को और 2 स्टेट में बांट दिया जाए बाकी जगह, तो फिर ज़्यादा विरोध नहीं है। इस पर कोई विचार? यूनियन टेरिटरी के मामले में एक दिक्कत ये आती है कि जैसे कि चंडीगढ़ में यूनियन टेरिटरी है जी, तो वहाँ विधायक नहीं हो पाता जी जी और जबकि यहाँ पर भी विधायक जो हैं उनका हक तो नहीं मारा जा सकता। जी, इसलिए यूनियन टेरिटरी बनाना अब संभव नहीं है। मुझे कहीं लग रहा है कि कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है। तेलंगाना को अलग कर देना, तो तेलंगाना से कुछ सीटें आपकी शायद लोकसभा में निकलेगी। सीमांध्रा में आपकी लोकल लीडरशिप विरोध कर रही है, सो दैट सीमांध्रा जो विरोध है उसको कम कर दिया जाए और सीमांध्रा में भी आपका रिजल्ट अच्छा रहे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप और लोकल लीडरशिप की ये सोची समझी रणनीति है, साजिश है। ऐसा नहीं है जी।
हम लोगों की तरफ से जब निर्णय लिया गया तो कोई राजनीतिक स्वार्थ के लिए निर्णय नहीं लिया गया कि हमको इतनी सीटें इसमें मिल जाएंगी, इतनी सीटें उसमें मिल जाएंगी। लग तो हम ऐसा ही लोग रहा है ना, गलत है वो सोच। हम लोगों का जो निर्णय था वो लोगों के जो मांग रही है, उन्माद रहा है कि तेलंगाना राज्य अलग होना चाहिए। कई लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, कई लोगों ने उसका विरोध सहा है, उस डेवलपमेंट में कई भी थोड़ा लोग पीछे रहा है। आत्महत्याएं तक की जी, लोगों ने। जी। तो इसलिए अब इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये निर्णय कोई राजनीतिक रूप से नहीं लिया गया है, लेकिन एक जनभावना के अनुरूप ये निर्णय लिया गया है। Before going further, it's time to watch a special report on Shri Digvijay Singh. Digvijay Singh was born at Indore on 28 February 1947. His father, Balbhadra Singh, had been ruler of the formerly princely state of Raghugar. Digvijay Singh was educated at Delhi College in Indore and Sri Govindram Sekhsaria Institute of Technology and Science, where he completed a BE in Mechanical Engineering. He became MLA from Raghugar Vidhan Sabha constituency of the Madhya Pradesh Legislative Assembly in 1977. He was re-elected in 1980 and became Minister of State and later Cabinet Minister in the Madhya Pradesh State Government. He was President of the Madhya Pradesh Congress Committee between 1985 to 1988 and again in 1992. He had been elected as member of the Lok Sabha in 1984 and again in 1991, representing the Rajgarh Lok Sabha constituency. He served as the Chief Minister of Madhya Pradesh for 2 consecutive terms from 1993 to 2003. Bureau Report, Lok Sabha Television. कि आपको 40 सालों का राजनीतिक अनुभव है, लेकिन दिग्विजय जी इस बार आपका आकलन इतना गलत क्यों हो गया? मध्य प्रदेश में आपने कहा आपको लगता था कि 110 सीटें निकल जाएंगी। बिल्कुल। यहाँ दिल्ली में लगता था कि आपकी सीटें कम होंगी और सीटें आपकी अच्छी रहेंगी। मैंने दिल्ली और राजस्थान का इसलिए नहीं कहा था क्योंकि मैंने यहाँ कैंपेन नहीं किया था। जी। लेकिन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का जो मेरा आंकलन था जी। वो छत्तीसगढ़ में तो कम, लेकिन मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल गलत साबित हुआ है। जी। अब इसके कारण हम लोग ढूंढेंगे, क्योंकि मैंने इसको एक व्यक्ति नहीं कई व्यक्तियों से चर्चा करने के बाद जो फिगर दिया था। जी। लेकिन अब इसमें क्या हुआ तो इसमें पता लगाने की कोशिश करें। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो ज़मीन से थोड़ी हट गई? आप ये भी कहते हैं कि कांग्रेस में कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, तो अब चूँकि अब 4 राज्यों में जो स्थिति रही, सिर्फ मिजोरम से आपको अच्छा न्यूज़ मिला, तो अब आपको लगता है कि कैडर को मजबूत करने की आवश्यकता है, ग्रास रूट लेवल पे जाने की आवश्यकता है? कुछ सुझाव। बिल्कुल। बात इसमें समझने की आवश्यकता इस बात की है कि आज के कम्युनिकेशन के ज़माने में ये आवश्यक है कि हम लोग माइक्रो मैनेजमेंट करें, और उसी के लिए मैं हमेशा कहता रहा हूँ, और एंटनी कमेटी की रिपोर्ट ने सिफारिश भी की थी कि एडवांस में कैंडिडेट तय करना चाहिए। जी बिल्कुल। ताकि उनको समय मिल जाए काम करने के लिए। बिल्कुल। अन्यथा फिर वो हवा में चुनाव हो जाता है और हवा में बात ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हमारा अब ये प्रयास होगा, और राहुल जी भी इस बात के पक्ष में हैं जी कि हमें ज़्यादा समय देना चाहिए लोगों को अपना कैंपेन चलाने के लिए, जी। क्योंकि बहुत कुछ उस पर ही निर्भर करता है। लेकिन ये होगा कैसे? गुटबाजी इतनी ज़्यादा है आपके यहाँ। मध्य प्रदेश में जब टिकट का बंटवारा हो रहा था तो ज़्यादातर लोग यहाँ दिल्ली में कैंप लगाए बैठे थे। लोकसभा के चुनाव में अब जब आपने ये सुझाव भी दिया है कि 3-4 महीना है और एंटनी कमेटी की सिफारिश भी है, तो आप चाहते हैं कि अभी हो जाए अगले 1-2 महीने में? निश्चित तौर पे हम तो चाहते हैं कि इसमें, लेकिन ये कर पाएंगे क्या आप? कोशिश तो है। वैसे तो ऑब्जर्वर हमारे जा चुके हैं, श्री राहुल गांधी जी ने कमेटी भी बनाई हुई, सब कमेटी बनाई हुई है इस मामले में, जो इसका अध्ययन कर रही है कैंडिडेट्स का। जी। और हमारा टारगेट तो ये है कि 31 दिसंबर के पहले ओके। अधिकांश कैंडिडेट तय कर दिए। दिक्कत ये है दिग्विजय जी कि संगठन और सरकार वहाँ कहीं ना कहीं कुछ दूरी है। अभी शीला जी ने भी ये कहा कि संगठन और सरकार के बीच में कुछ दूरियां थी। राष्ट्रीय स्तर पे भी ऐसा लग रहा है कि संगठन और सरकार दोनों अलग अलग हैं। इसका खामियाजा तो फिर भुगतेंगे आप? ऐसा है कि जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, एंटी इनकम्बेंसी तो है जी।
लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ हमारी गलत रही हो। जो पॉजिटिव स्टेप्स हमारी पार्टी ने लिए हैं यूपीए सरकार में, जितना अधिकार इस 10 सालों में जनता को दिया गया है कभी नहीं दिया गया। जितना अधिक मिनिमम सपोर्ट प्राइस में गेहूं चावल की धान की कीमत तय की गई इतनी कभी नहीं की गई। इतना पैसा राज्य सरकारों को जितना हमारी सरकार में यूपीए में दिया गया है उतना इतिहास में कभी नहीं दिया गया। और कानून हमने पक्ष के बनाए, किस तरह से भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है। जो इनकम टैक्स एक्ट था उसमें कमी की गई, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को और मजबूत बनाया गया, और किसी भी भ्रष्टाचार करने वालों को कभी कोई मदद नहीं की गई, उसको छोड़ा नहीं गया, सबको जेल भेजा। चाहे बड़ा से बड़ा मंत्री भी जेल में थे, मंत्री जेल में गए, एमपी जेल में गए, और बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिकारी जेल में गए। तो इसलिए हमने पूरी ईमानदारी के साथ सेवा की है 10 साल तक। मनमोहन सिंह जी ने एक बेदाग राजनेता के रूप में काम किया है, लेकिन ये अगर इसलिए हमको उनके जनता के बीच में इन सारे तथ्यों को लेके जाना पड़ेगा। इट्स टाइम टू गो फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, प्लीज स्टे ट्यून्ड। नरेंद्र मोदी का आंसर आपको राहुल में दिखता है। हम लोग आपसे कहते हैं कि इसकी तुलना करना उचित नहीं है, जनता पे छोड़ना चाहिए, जनता क्या निर्णय करती है। आपने एक बात और कही कि नरेंद्र मोदी जी लगता है कट्टरपंथ को थोड़ा छोड़ रहे हैं और थोड़ा उदारवाद की ओर जा रहे हैं, तो ये आपका उनकी प्रशंसा है या कुछ और? वो इस बात को महसूस कर चुके हैं कि जब तक हम लोग सेक्युलर और गरीब का पक्ष नहीं लेंगे उन्हें कोई उम्मीद नहीं होना चाहिए। यूपीए 2 और जो कांग्रेस का संगठन है उस दोनों में कहीं ना कहीं कुछ दूरियां हैं। किसी प्रकार की दूरियां नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो अपने प्रोग्राम बताए जी उसको सरकार ने अपनाया। You think Rahul Gandhi is the best bet for Congress? That is the general perception of the congressmen of this country. वेलकम बैक। वी आर इन टॉक्स विद श्री दिग्विजय सिंह। दिग्विजय जी, 10 साल से आप सरकार में हैं, जनता तक आप पहुंच नहीं पाए और इसलिए आम आदमी पार्टी जैसा एक नया फेनोमेनन, कहीं ना कहीं ये आपकी गलती तो है ही। ये राहुल गांधी जी ने, मुझे याद है, आज से 5-6 साल पहले पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि उनसे पूछा गया कि कांग्रेस इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है, तो उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो जीवत संपर्क होना चाहिए जनता से वो टूट गया है और सब लोग अपना लखनऊ में रह के, दिल्ली में रह के राजनीति करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। जब तक जनता से बैठकर जीवित संपर्क नहीं रखा जाएगा तब तक बात बनेगी। तो जो NSUI में जो राहुल गांधी ने जो एक एक्सपेरिमेंट करा, वो एक्सपेरिमेंट यहाँ उनको खुली छूट क्यों नहीं दी जा रही है कांग्रेस में वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए? नहीं, कांग्रेस में वो एक्सपेरिमेंट ही नहीं था, एक चुनाव के निष्पक्ष चुनाव कराने के तरीका था जिसमें NSUI और यूथ कांग्रेस में किया गया जी। अब वो स्टेबलाइज भी हो गया है जी बिल्कुल। और हमें तो उम्मीद है कि 2014 के बाद जब भी संगठन का चुनाव होगा वो इसी पैटर्न पर। और अभी जैसे आपने मध्य प्रदेश का आकलन और 110 सीट का आकलन, जो आपने ये कहा कि वो कहीं ना कहीं आपसे ये गलती हुई है, मुझे लगता है एक जगह और आपका आकलन शायद गलत हो रहा है नरेंद्र मोदी को लेकर के। आपको लगता है नरेंद्र मोदी का ना तो कोई हवा है और ना ही उनका कोई प्रभाव पड़ा मध्य प्रदेश पे या राजस्थान पे ये पिछले इलेक्शन में? ये आंकलन करना आसान नहीं है जी। मुख्य बात यह है कि अगर उनका ही प्रभाव है तो इसका मतलब यह है कि डॉक्टर रमन सिंह का कोई प्रभाव नहीं है, शिवराज सिंह चौहान का कोई प्रभाव नहीं है। लीडरशिप ये कह रही है कि वो एक एडेड एडवांटेज रहा। राजेश सिंधिया का कोई प्रभाव नहीं है। ये कहने हैं कि लोकल लीडरशिप एंड वो लोकल लीडरशिप यहाँ क्यों नहीं चली दिल्ली में? वो जो मोदी जी का जादू, सीट तो बढ़ा ना, दिल्ली में भी सीट तो बढ़ गया ना। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं देने का अपील की थी जी, वो तो विपरीत बात गई। लेकिन इनका सिर्फ 2-3% ही वोट शेयर नीचे गया, आपका तो काफी नीचे चला गया। वही तो हम कह रहे हैं आपसे जी कि मोदी जी का असर अगर वहाँ हुआ तो यहाँ क्यों नहीं हुआ? 32 सीटें तो आई, तो वो तो एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की है। पिछली बार भी उनकी करीब 25-30 सीटें। वो एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में तो नहीं चला ना जी? मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी नहीं चला। 15 साल का एंटी, वहाँ भी 30